हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जनवरी के सभी करंट अफेयर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ध्यान से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए। पीडीएफ ले लेना क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से, क्योंकि पीडीएफ की आज आपको जरूरत पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एप्लीकेशन पर जाइए, कलेक्ट कीजिए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। रोज डेली करंट अफेयर की पीडीएफ तो वहां से ले लीजिएगा। शुरू करें 15 जनवरी के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए। रूस ने भारत के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? पहले तो यहां पर समझिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है। हम जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं ना, वो अलग अलग जगह से जनरेट होती है, अलग अलग जगह से बनाई जाती है, उत्पादित की जाती है। विंड एनर्जी हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी हमें देखने को मिलती है। और कोयले से भी बिजली बनाई जाती है, जो कि नॉर्मली इंडिया में सबसे ज्यादा अभी तक कोयले से ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब यहां पर देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, तो सबसे बेसिक चीज यहां पर जो चाहिए वो चाहिए परमाणु ऊर्जा। उसके लिए चाहिए यूरेनियम। यूरेनियम का यूज किया जाता है। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, उसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। किसकी? नाभिकीय विखंडन, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। यूरेनियम टूटता है और यहां से ऊर्जा पैदा होती है। अब यूरेनियम से जब ऊर्जा पैदा होती है ना, जैसे कि देखिए आपने घर में कुकर देखा होगा, नीचे ऊर्जा है, अग्नि है, और ऊपर कुकर में फिर क्या होता है, खाना पकता है भाप में। सेम प्रोसीजर यहां पर यूज की जाती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से जब यूरेनियम टूटता है तो वो ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है। ऊपर कूलिंग रिएक्टर में जो पानी होता है वो गर्म होता है। गर्म होने के बाद पानी से भाप निकलती है। भाप जाती है एक और अलग चीज में, एक अलग रिएक्टर में या फिर टरबाइन में। टरबाइन घूमता है और ये जो हम एक जनरेटर की तरह, जनरेटर चालू होता है और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को वो प्रोड्यूस करती है। जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है या फिर जो भाप प्रोड्यूस हुई है ना, वो टरबाइन में गई, उससे उसने जनरेटर को शुरू किया और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को वो प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से पूरा हमें एक साइकिल देखने को मिलता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी का ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहां पर क्वेश्चन हमारा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से है, जो कि हमें देखने को मिलता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। यूरेनियम का यूज किया जाता है नॉर्मली, और प्रक्रिया कौन सी है यह भी याद रखिएगा, यह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर पोत रूस ने इंडिया के लिए भेजे हैं वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, जिसमें यूरेनियम को रखा जाएगा और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, है ना। और एक पूरा की पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इस तरह का आपको तैयार होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर अलग अलग प्रोसीजर के लिए अलग अलग चीजों का यूज किया जाता है। पाइपलाइन हो सकता है, रिएक्टर हो सकता है, और यूरेनियम को नॉर्मली ऊर्जा उत्पादित करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर देखिए, रूसी सरकार की एक कंपनी है, गवर्नमेंट न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, रोस्टम, ठीक है ना, इसको नाम दिया गया रोस्टम। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए इसने हाल ही में एक परमाणु रिएक्टर पोत को भारत भेजा है। अब अभी तक भारत में जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, उसमें 6 रिएक्टर होने वाले हैं। अभी तक 2 रिएक्टर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, 2 बनकर तैयार हो गए हैं, 5वें और 6ठे का काम शुरू किया गया। जो न्यूक्लियर रिएक्टर पोत भेजा है किसने? रशिया ने, वो 320 टन का है, और ये निकला है रशिया के एक पोर्ट से जिसका नाम है नोवोरोसिस्क। पोर्ट का नाम है या फिर बंदरगाह का नाम है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, नोवोरोसिस्क इस पोर्ट का नाम है, जो कि हमें देखने को मिलता है रशिया में। अब इस पोर्ट या बंदरगाह से, शिप के माध्यम से इस न्यूक्लियर रिएक्टर पोर्ट को इंडिया भेजा जा रहा है। किस रिएक्टर के लिए? ध्यान रखिएगा, 6वें रिएक्टर के लिए, है ना। 2 तैयार हैं, 2 बन रहे हैं, 2 हमारे अभी तक काम कर रहे हैं, बिजली को सप्लाई कर रहे हैं, 2 बन रहे हैं और 2 बनकर तैयार हो गए हैं। जो तीसरा और चौथा है वो
वर्तमान में कुडमकुलम साइट पर 4 बिजली इकाइयां बनाई जा रही है। पहली 2 इकाइयां जो रिएक्टर हैं 2013 में पहला बना था, तब भी तमिलनाडु में काफी विरोध हुआ था इसका, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर पावर प्लांट में से रेडिएशन निकलने का खतरा बना रहता है। तो तमिलनाडु में काफी विरोध हुआ था, तब भी ये काफी सुर्खियों में रहा है हमेशा से ही, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर पूछा जाता कौन सा है तो ये कुडनकुलम है। कहां पर? तमिलनाडु में। 2013 में पहली इसकी रिएक्टर शुरू हो गई थी, बन गई थी। 2016 में दूसरा रिएक्टर शुरू किया गया था और तीसरे चौथे का काम लगभग पूरा हो गया है, बनकर तैयार है। पांचवें छठे का यहां पर काम चल रहा है। हर रिएक्टर से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। मतलब ऑल ओवर अगर हम देखें तो 6000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाने वाला है कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। तीसरी और चौथी इकाई का निर्माण हो गया है, लगभग पांचवी छठी का काम चल रहा है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट यही है ना? कहां पर? तमिलनाडु में। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किन 2 देशों के या इंडिया में किसके सहयोग से बनाया गया है? तो इंडिया और सोवियत संघ, जो वर्तमान में रशिया है, इनके मध्य में समझौता हुआ था 1988 में। इसीलिए जो अभी न्यूक्लियर रिएक्टर पोत सप्लाई किया है, किसने किया है? रशिया ने, क्योंकि समझौता है। और सोवियत संघ के सहयोग से ही यह न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में स्थापित किया गया। पावर प्लांट का जो मेंटेनेंस है, जो नियंत्रण है, वो भारत सरकार की स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। अदर कुछ फैक्ट यहां पर आपको पता होना चाहिए, जैसे देखिए, देश में अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी देखें इंडिया में, तो हमारे पास 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट है वर्तमान में। कितने? 23। ऑल ओवर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर सब शामिल है। 23 ऐसे जिनसे लगभग 7480 मेगावाट की विद्युत उत्पादन इनकी क्षमता है। और गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2031 तक न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी का लक्ष्य हम 22,480 मेगावाट तक प्राप्त कर ले। भारत में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो यह 1969 में शुरू किया गया था, और यह देखने को मिलता है महाराष्ट्र के तारापुर में। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर? महाराष्ट्र। क्वेश्चन हमारा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से है, तो यह कहां पर है? तमिलनाडु। यहां पर इंडिया के जो इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनकी मैंने आपको लिस्ट दी है, एक बार फटाक से देख लेते हैं। तो तारापुर सबसे पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पर? महाराष्ट्र, यही पढ़ा है हमने। फिर आता है रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, यह देखने को मिलता है राजस्थान में। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात। केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कर्नाटका। कलपक्कम, यह भी एक इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश। कुडनकुलम कहां पर? तमिलनाडु। और गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में देखने को मिलता है। तो ये अदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र इंडिया के प्लांट है जो कि आपको पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। आगे आएंगे। तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? तो इंडिया में आपको पता है अभी मकर संक्रांति कब मनाई गई? 14 जनवरी को। कल मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति जो मनाई जाती है, नॉर्मली सूर्य जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ आगे बढ़ता है। उल्टा बोल दिया मैंने, साउथ से नॉर्थ की तरफ, है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ मूव करता है, मकर रेखा के उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर। इस उपलक्ष्य में मकर संक्रांति मनाई जाती है 14 जनवरी को। कभी कभी अगर लीप ईयर होता है तो 15 जनवरी को भी आती है, लेकिन इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई गई। नॉर्मली इसी दिन हर साल आती है, लेकिन लीप ईयर में 15 जनवरी तक देखने को मिल जाती है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को, इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से मनाया जाता है। किसके नाम से? पोंगल। अच्छा, केरल का एक फेस्टिवल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, मकर विलक्कू फेस्टिवल, है ना, वो भी मकर संक्रांति ही है, जो कि केरल राज्य में सेलिब्रेट की जाती है शबरीमाला मंदिर पर। शबरीमाला मंदिर अयप्पा मंदिर है,
है ना, अयप्पा भगवान की पूजा की जाती है, तो वहां पर मकर विलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। आर्ट एंड कल्चर से ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये मकर संक्रांति ही है, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से सेलिब्रेट की जाती है। अब देखिए मकर संक्रांति है, तो आप सभी के लिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि दोनों ही एप्लीकेशन पर, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर, आप सभी के लिए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में अप टू 90% तक ऑफ सभी कोर्सेज पर अवेलेबल है। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोर्स को जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे। काफी सारे कोर्सेज से शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था चेकआउट कीजिए दोनों एप्लीकेशन को। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको सभी कोर्सेज अप टू 90% ऑफ तक मिल जाएंगे, और रूट एप्लीकेशन पर आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा संक्रांति, जिससे आप किसी भी कोर्स को बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है कोई भी कोर्सेज पर, अगर आपकी क्वेरी है तो आपको हेल्पलाइन नंबर यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से नोट कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। और पतंग उड़ाइए तो बिल्कुल ध्यान से उड़ाइएगा, है ना, बिल्कुल उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना कि जो धागा होता है पतंग का, है ना, उसमें खुद इंजर्ड ना हो, और ठीक है बाकी तो कुछ नहीं, बस खुद इंजर्ड ना हो इसका ध्यान रखना, और थोड़ा सेफली, है ना, छत पे से पतंग उड़ाते हैं तो थोड़ा देखना कि भाई गिरने का खतरा ना हो, है ना। छत पे से क्या होता है, धागा खींची, पीछे जाते जा रहे हैं, और फिर ऐसे हादसे हमने बहुत देखे हैं इंडिया में। तो बिल्कुल ध्यान से उड़ाइएगा पतंग, और आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। कल भी देनी चाहिए थी, ओके आज दे देता हूं। चलिए आगे आ जाएं। तो मकर संक्रांति की यहां पर बात हो रही है। उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है मकर संक्रांति को, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो सूर्य है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ आगे होता है। हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। भारत में अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, हिंदू पर्व है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको मैप देता हूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कलर देख लो, है ना, इसीलिए मैंने आपको बोला था पीडीएफ ले लेना, क्योंकि ये मैप आपको देखना पड़ेगा। देखो उत्तर भारत में काफी सारे राज्य ऐसे हैं जो कि मकर संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से ही सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आप ये बीच में देख रहे हो ना, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, ये मकर संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो ये जो कलर है आपको देखने को मिलेगा ओडिशा में, मकर चोला के नाम से मकर संक्रांति को मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। इसके बाद टूसू पर्व के रूप में मनाया जाता है भारत के झारखंड राज्य में, कलर मैच कर लेना सभी नामों के। फिर माघी बिहू के नाम से मकर संक्रांति को जो पूर्वोत्तर के राज्य, स्पेशली असम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बिहू से पूछा जाता है ना तो आंसर असम ही होता है। बिहू पर्व कहां मनाया जाता है, असम राज्य में मनाया जाता है, लेकिन 3 साल में 3 बार बिहू मनाया जाता है, उसमें से मकर संक्रांति को माघी बिहू कहा जाता है। और उसके अलावा भी मेघालय और मिजोरम भी माघी बिहू मनाते हैं, लेकिन बिहू स्पेशली भारत के असम राज्य का त्योहार है, इसे ध्यान रखना। ओके, इसके बाद भोगी पंडुआई की बात करें तो यह मनाया जाता है भारत के, देखो आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में भारत में, ठीक है, ये कलर हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पोंगल, पोंगल की बात करें तो अभी हमने बात की भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल मनाया जाता है। श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल समुदाय है ना, वो पोंगल को थाई पोंगल के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, श्रीलंका के तमिल। पौष संक्रांति की बात करें तो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। माघ साजी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, ये वही है मकर संक्रांति। लोहड़ी भारत के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन राज्यों में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, फसल उत्सव के रूप में, है ना। आपने देखा होगा मूवीज में भी काफी बताते हैं, लोहड़ी का त्योहार तो बहुत ही फेमस होता है। आग जलाते हैं, फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं, डांस करते हैं। उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है भारत के गुजरात राज्य में। मकर संक्रमण इसे कहा जाता है भारत में कर्नाटका स्टेट में। इसके अलावा मकर विलक्कू, अभी मैंने आपको बताया मकर विलवक या फिर मकर विलक्कू भारत के केरला स्टेट में। इसी तरीके से कंगसुबी के नाम से मनाया जाता है भारत में इस त्योहार को, मणिपुर राज्य में। उत्तरायणी और घुघुतिया त्योहार के नाम से इसे मनाया जाता है भारत में उत्तराखंड राज्य में। तो ये
अलग अलग नाम है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। पीडीएफ ले लेना, एक बार इनको देख लेना। अब 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई और इसी दिन एक और दिन मनाया जाता है, आर्म्ड फोर्स वेटरन डे। 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स वेटरन डे। इस दिन की बात करें तो सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस है ना। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनके जो पूर्व सैनिक है उनके बलिदान को, समर्पण को सम्मानित करने के लिए आर्म्ड फोर्स वेटरन डे मनाया जाता है हर साल 14 जनवरी को। सबसे पहली बार जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने शुरुआत की थी इसकी 14 जनवरी 2017 को, पहली बार मनाया गया था। 14 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? तो जो भारत के फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे, है ना, ये सेवानिवृत्त हुए थे। ये आजादी के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, ये सेवानिवृत्त हुए थे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया गया? स्वामी विवेकानंद की जयंती कब थी? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। तो इस दिन स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया है एमपी गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को हाल ही में अनाउंस किया। जो राज्य का यूथ है ना उसको यूथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना और राज्य में यूथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। स्पेशली 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र है ना उनमें 100% पासिंग रेट को प्राप्त करना एक पहला उद्देश्य, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा यूथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज को राज्य में बढ़ावा देना। तो 2030 तक ये राज्य ने घोषणा की है, एमपी ने, कि भैया हमारे यहाँ 10th से लेकर 11th और स्पेशली 10th और 12th, है ना, अगर हम तीनों को ऐड ना करें तो स्पेशली 10th और 12th, ये दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होता है, तो यहां पर 100% पासिंग रेट को प्राप्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहली चीज, समाज के लिए सोशल इनिशिएटिव्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक युवा कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को पूरी करे एट एनी कॉस्ट। 12वीं तक हर युवा को एजुकेशन उपलब्ध हो और इसके अलावा हर आयु की प्रत्येक युवा की आय का स्तर मिनिमम एफिशिएंट कैटेगरी के कर्मचारी की दर से मेल खाता हो या फिर उससे अधिक हो। तो योजना को नाम दिया गया है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। वैसे एमपी ने अभी 5-6 दिन पहले एक और स्कीम मैंने आपको पढ़ाई थी जिसका नाम था पार्थ योजना, बताया था इसके बारे में। राज्य में युवाओं को प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देना जिससे फिजिकल फिटनेस और रिटन टेस्ट की भी तैयारी की उन्हें सहूलियत देना। स्पेशली जो युवा इंडियन आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए पार्थ स्कीम को शुरू किया था एमपी गवर्नमेंट ने। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, यह भी एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है। अगला क्वेश्चन, इंडिया क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? देखिए प्लेटफॉर्म क्या है, भारत में एनर्जी सेक्टर में जो क्लीन एनर्जी स्पेशली उसके सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है, सोलर एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही हो, ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में काम कर रही हो या फिर विंड एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही हो, उन सभी कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म देना ताकि उनमें एक तो इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके और गवर्नमेंट फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर सके। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो एक मंच प्रदान करता है इन सभी एंटरप्रेन्योर को, कंपनीज को। इसको नाम दिया गया है इंडिया क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री। देखिए हाल ही में इंडिया क्लाइमेट फोरम 2025 का आयोजन किया गया था दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसका नाम है इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज सेक्टर में भारत की क्लीन एनर्जी या क्लीन टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन को बढ़ावा देना इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य आपको समझ में आ गया कि भाई
जो क्लीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां हैं उनको यहां पर रजिस्टर्ड किया जाएगा, उन्हें सहूलियत दी जाएगी, उनकी मदद की जाएगी, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प हो, इनोवेटिव आइडियाज हो या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, तो ये सारी मदद गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। अभी एक डेटा आया था भारत में रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित, दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 209 ऑलमोस्ट 209.44 गीगावाट तक हो गई है। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था शायद इसके बारे में, है ना। क्लीन एनर्जी क्षमता है इंडिया की, तो इसको और इंप्रूव करने के लिए हाल ही में इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इंडिया क्लाइमेट फोरम 2025 में, जिसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रही आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया गया था? तो अच्छा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय या फिर आयुष्मान भारत योजना अभी सुर्खियों में रही है क्योंकि ओडिशा इस योजना को लागू करने वाला 34वां स्टेट बना है इंडिया का। अब आप बोलोगे सर स्टेट 34 कहां है? तो यूनियन टेरिटरीज को यहां पर गिना गया। तो 34वां स्टेट बना है ओडिशा भारत का, जिसने अपने यहां पर आयुष्मान भारत स्कीम को हाल ही में लागू किया। इस स्कीम की बात करें तो इसे सबसे पहली बार अनाउंस किया गया था झारखंड के रांची में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो सुर्खियों में क्यों है यह पता चल गया। सबसे पहले ओडिशा 34वां स्टेट बना है जिसने अपने यहां पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया है। हालांकि ओडिशा में पहले से ही एक योजना चल रही है जिसका नाम है गोप बंधु जन आरोग्य योजना, तो इसके साथ मर्ज किया गया है ओडिशा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। अब ओडिशा में भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जितने भी परिवार हैं उनको सालाना 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाता है पीएम जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना के तहत, है ना। सबसे पहली बार भारत के पीएम ने 23 सितंबर 2018 को इसे झारखंड के रांची से लॉन्च किया था। शुरुआत की गई थी ईयर 2018, कहां से? झारखंड के रांची से। बीमा कवर हर फैमिली को कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए तक का हर साल। और इंडिया की 45% पॉपुलेशन प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम का लाभ अभी उठा रही है। अभी आपको पता है 12 सितंबर 2024 को यूनियन कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है कि 70 साल से ऊपर के जो नागरिक है ना उनको भी पीएम जय का लाभ दिया जाएगा। मतलब योजना का विस्तार किया गया और 70 साल से पहले ऊपर के लोगों को नहीं दिया जाता था बीमा कवर, अब दिया जा रहा है। तो 70 साल से अधिक के जो नागरिक हैं उनको भी बीमा कवर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत। नाग MK2 मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित की गई? नाग MK2 मिसाइल को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बताया था इसके बारे में, जिसकी स्थापना 1958 में की गई है और कामत जी वर्तमान में जिसके डायरेक्टर के पद पर है, अध्यक्ष। तो डीआरडीओ ने हाल ही में एक मिसाइल को डेवलप किया है नाग MK2। इसका भारत के जो पोखरण फील्ड रेंज है राजस्थान में, वहां पर टेस्टिंग की गई है सफलतापूर्वक। 3rd जनरेशन एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है नाग MK2। मतलब किसी भी टैंक को, दुश्मन के किसी भी टैंक को खत्म करने में सक्षम है। फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जा, नाग MK2। इसकी रेंज के बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन नाग MK2 की बात करें तो यह नाग मिसाइल का ही नया वेरिएंट है। नाग मिसाइल को पहले इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। यह प्रोग्राम APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था 1983 में। कौन सा प्रोग्राम है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में विकसित किया गया था, शुरू किया गया था APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में। और उसके बाद लगातार पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, काफी सारी मिसाइल ऐसी बनाई गई जो कि आज भी इंडियन आर्मी के पास है।
हालांकि फिर आगे चलकर 2008 में इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था। अब ये जो नाग बनाई गई थी ना इस प्रोग्राम के तहत, इसी का नया वेरिएंट बनाया गया है जिसे नाम दिया गया नाग MK2 मिसाइल। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे में। अच्छा, नाम से समझ में आ जाएगा क्या कि इस सम्मेलन का, कॉन्फ्रेंस का, कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? तो भाई एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, सीधा सा अगर आप इसको एक वर्ड में एक्सप्लेन करें तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। जनवरी 2025 में यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है? राजीव रंजन सिंह। इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025 की शुरुआत की। अब वो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो मिनिस्ट्री है, अगर उसके द्वारा शुरू किया गया है तो कहीं ना कहीं पशुधन की ही बात करेगा। तो जो कॉन्क्लेव है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लाइव स्टॉक सेक्टर में, पशुधन के सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन के लिए सशक्त करने पर केंद्रित था। जो एंटरप्रेन्योर है उनको प्रोत्साहित किया जा सके, उनको बुलाया जा सके कि वो पशुधन, फॉर एग्जाम्पल अंडा उत्पादन को बढ़ावा देना, मीट उत्पादन को बढ़ावा देना, ऊन उत्पादन को बढ़ावा देना, और जो बकरी का दूध है उसके उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑल ओवर पशुधन उत्पादन को बढ़ावा देना, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं। जो एंटरप्रेन्योर हैं वो रिस्क लें, इन्वेस्ट करें। तो कॉन्क्लेव की जो थीम रखी गई, एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव स्टॉक इकोनॉमिक से, है ना, पशुधन जो है वो भारत की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं योगदान देते हैं अपना। तो मीट उत्पादन को बढ़ावा देना, अंडा उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑल ओवर लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देना, इस कॉन्क्लेव को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025 आयोजन कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे में। देखिए, कॉन्क्लेव में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत एक डैशबोर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन इसका नाम है, पशुधन को बढ़ावा देने के लिए। तो एक डैशबोर्ड को यहां पर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। डैशबोर्ड में पशुधन के सेक्टर में, लाइव स्टॉक सेक्टर में कितने प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के, कितना काम हो पाया है, कौन सा काम चल रहा है, इन सभी की इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर, इस डैशबोर्ड पर अवेलेबल होगी। और यहीं पर जनवरी 14 जनवरी जो गया वहां से लेकर 13 फरवरी तक 2025 तक जो एक मंथ का टाइम है उसे एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल वेलफेयर मंथ डिक्लेयर किया गया। वैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन को आपको यहां पर समझना चाहिए। 2014 में इसे देश में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। 2014 में लॉन्च किया गया और उद्देश्य आपको समझ में आ गया, पशुधन विकास में योगदान देना, पशुधन विकास को आगे बढ़ाना, देश में मीट, अंडा, ऊन, बकरी का मिल्क, इनके उत्पादन में वृद्धि करना, पशुधन की जो ब्रीड है उसमें सुधार करना, और जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको पशुपालन के लिए प्रेरित करना, इस सेक्टर में निवेश के लिए प्रेरित करना, ताकि पशुपालन के माध्यम से यह आत्मनिर्भर बन सके। तो यह मूल उद्देश्य है राष्ट्रीय पशुधन मिशन का। 2014 में इसे लॉन्च किया गया था और इसी के तहत अब डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है ताकि इस योजना की और पशुधन से संबंधित जितनी भी योजना हैं उनकी जानकारी एक ही जगह पर अवेलेबल हो। हाल ही में चर्चित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसे लॉन्च किया गया था देश में 1 जुलाई 2015 को। आंसर बी। अभी सुर्खियों में क्यों है? क्वेश्चन ये आएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट के तहत 700 करोड़ की लागत से 56 नए वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, उसमें क्या होता है, जो वाटरशेड एरियाज है, फॉर एग्जांपल वाटरशेड एरिया क्या होते हैं, जब बारिश होती है तो पानी जो इकट्ठा होता है ना बारिश का,
वो इन वाटरशेड एरिया के माध्यम से झीलों में, नदियों में, समुद्र में जाता है। तो ऑल ओवर देखें तो जो बारिश का पानी है उसको सेव करने के लिए जो वाटरशेड एरियाज हैं इनके मैनेजमेंट को और अच्छे से किया जा सके और उस पर फोकस किया जा सके, है ना। तो यह है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको मंजूरी दी है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स ने। किस योजना के तहत? यह योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को देश में 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य खेतों में पानी पहुंचाने और उस पानी को कुशल तरीके से यूज करना, बारिश के पानी को सेव करना, और इसके अलावा जो थीम रखी गई थी इस योजना की टैगलाइन थी वाटर टू एवरी फील्ड, हर खेत के लिए पानी, वाटर टू एवरी फील्ड, ये थीम थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015, जिसके तहत देश में 56 नए वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां स्थापित किया गया है? नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर स्थापित किया गया निजामाबाद में। कहां आता है? भारत के तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, अभी हमने इनकी बात की थी, इन्होंने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का इनॉग्रेशन किया है। केच अच्छा था ना? हाँ, यही बोलोगे अभी कमेंट में धड़ाधड़। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का इनॉग्रेशन कहां पर किया है? तो इन्होंने इनॉग्रेशन किया है निजामाबाद में, जो कि देखने को मिलता है तेलंगाना में। और इस बोर्ड के अध्यक्ष, पहले चेयरमैन अपॉइंट किए गए पल्ले गंगा रेड्डी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर निजामाबाद, तेलंगाना, और पहले चेयरमैन पल्ले गंगा रेड्डी। उद्देश्य क्या है? हल्दी किसानों की आय में वृद्धि करना, उनकी भलाई के लिए काम करना, टर्मरिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना, और टर्मरिक प्रोडक्शन में या टर्मरिक के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ऑल ओवर अगर हम इंडिया के डेटा पर नजर डालें ना, तो दुनिया का 70% से ज्यादा हल्दी का प्रोडक्शन इंडिया करता है। 62% से ज्यादा ग्लोबल टर्मरिक ट्रेड में इंडिया की ही भागीदारी। 62% हल्दी का जो ट्रेड होता है ना ग्लोबल, उसमें इंडिया ही है। महाराष्ट्र और तेलंगाना में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन होता है। और अभी नेशनल टर्मरिक बोर्ड का इनॉग्रेशन कहां किया गया? तेलंगाना के निजामाबाद में। लास्ट क्वेश्चन पर चलें। प्रशांत कुमार सिंह किस राज्य के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए? तो प्रशांत कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं भारत के मणिपुर राज्य के। अब मणिपुर में क्योंकि हिंसा की स्थिति है, काफी समय से ये प्रॉब्लम में चल रहा है पूरा राज्य, जनजाति के मध्य में संघर्ष के कारण, तो यहां से जो कुछ भी अगर अपडेट आता है तो वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए मणिपुर के? प्रशांत कुमार सिंह। ये हैं प्रशांत कुमार सिंह, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए। इनके पहले मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी के पद पर विनीत जोशी थे, और अब विनीत जोशी को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। तो मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी का जो पद खाली हुआ, वहां पर 1993 बैच के आईएएस अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है। मणिपुर के बारे में कैजुअल इंफॉर्मेशन देखें तो कैपिटल इम्फाल, यहां का जो इंडियन क्लासिकल डांस है मणिपुरी डांस, उसकी भी उत्पत्ति मणिपुर से ही हुई है। विधानसभा सीट देखने को मिलती है 60, राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा सीट है 2। और यहां पर एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। किस झील पर? कमेंट में आंसर कीजिएगा। ओके, मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस झील पर स्थित है? दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। झील का नाम कमेंट में बताना। 15 जनवरी के सभी करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया हमने, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। जल्दी से रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही इरा जाधव का संबंध किस खेल से है? आंसर ले ले, ये हो जाता है क्रिकेट। सेकेंड, भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो झारखंड के रांची में। 13 जनवरी को पीएम ने जम्मू कश्मीर राज्य में जेड मोड़ सुरंग का इनॉग्रेशन किया। लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 6.5 किलोमीटर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो
तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था 1984 में, पहली बार शुरुआत की गई थी। 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हुई है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था? तो यह है 2017 में। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी बुक किसके द्वारा लिखी गई? इस बुक को लिखा है अमिताभ कांत ने। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आयोजन किया जाएगा कहां पर? नई दिल्ली में। इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहां किया जा रहा है? किया जाएगा। ओके। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है दिसंबर 2023 से 2024 तक कितने % बढ़ी है? तो यह बढ़ी है 15.84%। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 150 स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन को लॉन्च करेगी? तो किसने लॉन्च किया है? नासा। ओके, नासा लॉन्च करेगी इसको। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने समझे थे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। G20 2025 में कहां आयोजित किया जाएगा? साउथ अफ्रीका में। कौन सी नदी बिहार के शौक के नाम से जानी जाती है? तो बिहार का शौक कहलाती है कोसी नदी। और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि बाद में कुछ थोड़ा सा सेक्शन उसका इल्तुतमिश ने भी बनवाया था, है ना, जो इनके बाद शासक रहे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का। डन। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? और आर्टिकल 51A किससे संबंधित है? तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए, और मकर संक्रांति की सेल का फायदा उठाइए, है ना। अप टू 90% तक ऑफ आपको सारे कोर्सेज पर मिल जाएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।